बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज पप्पू के घर आने आई थी। हमेशा की तरह पप्पू ने मेरी नाक में तेल के चंद कतरे डाल दिए थे, जिसके बाद मुझे एकदम नींद आ गई थी। मगर मैं नींद में महसूस कर सकती थी कि मेरे सोने के बाद घर में कोई लड़का आया था और वो मेरे कमरे में ही मौजूद था। पप्पू उससे कुछ बातें कर रही थी। मैंने हिम्मत की और आंखें खोल कर देखा तो उसे देखकर होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़का तो मेरे साथ बैठ गया। उसने कुछ ऐसा किया कि मैं रोने लगी और अपना माजी याद आ गया। घर में आज मेरे रिश्ते के हवाले से बातचीत हो रही थी। अपनी शादी का सुनकर मुझे तो सांप सूंघ गया। मैं अभी सिर्फ 20 साल की थी। 2 साल पहले मैंने ग्रेजुएशन की थी। आगे मास्टर्स करने का इरादा भी था, लेकिन अगर मेरी शादी हो जाती तो मैं किस तरह आगे बढ़ पाती। इसीलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। दूसरी वजह यह थी कि मैं अपने घर वालों के साथ मजीद वक्त गुजारना चाहती थी। मेरी शादी की बात मेरी अम्मी ने शुरू की थी। अब्बू तो अम्मी से कह रहे थे कि इतनी जल्दी शादी करने की क्या ज़रूरत है, अभी तो मेरी बेटी बहुत छोटी है। ये सुनकर अम्मी अब्बू से कहने लगी, इनायत के अलावा आपकी 4 और बेटियां भी हैं, उनकी भी शादी की फिक्र शुरू कर दें, वो भी इसी उम्र की होने वाली हैं। अम्मी की ये बात सीधा अब्बू के दिल पर लगी और वो भी वाकई रिश्ते के हवाले से मेरे लिए फिक्रमंद हो गए। मेरी 4 बहनें और भी थीं। इकरा और अफरा जुड़वा थीं। उनकी उम्रें 18 साल थी, जबकि कोमल और मोमल जुड़वा थी। उनकी उम्रें 16 साल थी। हम कुल मिलाकर 5 बहनें थीं। अब्बू मेरा रिश्ता ढूंढने के लिए राजी हो गए और उसी हफ्ते अब्बू के एक दोस्त के तवस्सुत से कुछ लोग रिश्ता लेकर हमारे घर आ गए। उनको शादी की बहुत जल्दी थी और वो इसी महीने शादी करना चाहते थे, जबकि अब्बू परेशान हो गए कि इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा। अम्मी तो ये सुनकर बहुत खुश हो गई थी। वो कह रही थी कि आप शादी की तारीख फिक्स करें, हम सारी तैयारियां कर लेंगे। मैं तो रोने वाली हो गई थी कि आखिर अम्मी को इतनी जल्दी क्यों पड़ गई थी। अब्बू भी हैरान रह गए थे, मगर अम्मी के फोर्स करने पर वो भी इसी महीने मेरी शादी करने पर राजी हो गए। मैं तो दिले दिल में आंसू बहा रही थी। मैंने मेहमानों के जाने के बाद अम्मी से शिकवा किया तो उन्होंने मुझे गले से लगाया और बोली, देखो बेटा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में खुश देखना चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हारी शादी की जल्दी कर रही हूँ। अम्मी इतना प्यार से बोली तो मैं पिघल गई। उनकी मैं हर बात ऐसे ही सादतमंदी से मान लेती थी और ये खूबी सिर्फ मुझ में थी। बाकी 4 बहनें तो बहुत ठीक थीं। मेहमानों के जाने के बाद पूरे घर की सफाई और ढेरों बर्तन मुझे ही धोने पड़ रहे थे। मैंने अपनी 4 बहनों को मदद के लिए पुकारा तो वो कान लपेट कर खिसक गईं और अपने कमरे में जाकर कंबल में दुबक कर बैठ गईं, जबकि मैं इतनी सर्दी में ठंडे पानी से बर्तन धोते हुए ठिठुर रही थी। अम्मी से 4 की शिकायत की तो वो बोली, इनायत बेटा, तुम तो बड़ी सुघड़ हो, हर काम बेहतरीन करती हो, छोड़ो इन 4 को, ये तो काम ही बिगाड़ देती हैं। इसीलिए मैं इन 4 फूहड़ लड़कियों से कोई काम नहीं करवाती। अम्मी ने मेरी तारीफ करते हुए कहा तो मुझे एकदम एनर्जी आ गई थी। मजीद शिकायत किए बिना मैंने फटाफट सारे बर्तन धो दिए। थक हार कर मैं जो ही नरम बिस्तर में घुसी तो मुझे नींद आ गई थी। अगले दिन एक बुरी खबर हमारी मुंतजर थी। शाम में अब्बू घर आए तो बुझे बुझे से थे, ज्यादा बात भी नहीं कर रहे थे। चेहरे पर शदीद परेशानी थी। अम्मी ने कई मरतबा पूछा कि क्या हुआ, मगर वो टालते रहे। फिर खुद ही बोल पड़े कि इनायत का रिश्ता खत्म कर दिया है मैंने। ये सुनकर हम सब हैरान रह गए। कल तक तो सब कुछ ठीक था। लड़के के घर वाले बहुत खुशी का इजहार कर रहे थे और मेरी तारीफें करते ना थक रहे थे। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया था। अम्मी के पूछने पर अब्बू कहने लगे, वो लोग लाखों का जहेज मांग रहे थे, बड़ी गाड़ी की फरमाइश कर रहे थे। ये सुनकर मैं समझ गई कि आगे क्या हुआ होगा। अब्बू दिन रात मजदूरी करके जितने पैसे कमाते थे, उससे सिर्फ हमारे 3 वक्त की रोटी, मुनासिब कपड़े, दीगर चीजें और घर का राशन ही पूरा हो पाता था। ऐसे में अलग से महंगा जहेज बनाना हमारे बस की बात नहीं थी। लड़की के घर वालों ने हमारी गुर्बत की वजह से इनकार कर दिया था। अब्बू को मैंने हौसला दिया कि कोई बात नहीं अब्बू, शुक्र है कि ऐसे लालची लोगों की नीयत का हमें जल्द पता चल गया। अल्लाह का बहुत एहसान है हम पर। मेरी बातें सुनकर अब्बू की परेशानी काफ़ी हद तक कम हुई। फिर मैं उनको मजीद पुरसुकून करने के लिए गर्मा गर्म चाय तैयार करने चली गई। 4 बहनें भी चाय की आवाज़ लगाने लगी। हम सब लोगों ने मिलकर चाय पी। मैं दिल में सोच रही थी कि अच्छा है कि रिश्ते की बात तो टल गई। अब मेरा आगे प्राइवेट मास्टर्स का इरादा था। मैंने अम्मी से इस बारे में बात की तो वो बोली, हमारे ख़ानदान में लड़कियां कम ही पढ़ती हैं और फिर घरदारी सीखती हैं। मैंने कहा, अम्मी मुझे घरदारी आती तो है, आप मेरा मास्टर्स करने का ख्वाब भी पूरा कर दें। मगर अम्मी कहने लगी, देखो इनायत, मैं तो ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी से वक्त से पहले ही बुढ़ी हो गई हूँ। मुझसे घर का कोई काम नहीं होता, इसीलिए तुम अच्छी बेटियों की तरह इस घर को संभालो। पढ़ाई कोई अहम नहीं है, सारी जिंदगी तो घरदारी करनी है तुमने। अम्मी की बात सुनकर मैं दिल महसूस कर रह गई। मगर वो मेरी माँ थी, मुझे उनसे बड़ी मोहब्बत थी। चाहे वो सही कहती थी या गलत, मैं हमेशा उनके आगे सर झुका देती थी, आगे से कुछ नहीं बोलती थी।
इसीलिए मैंने अम्मी की खातिर मास्टर्स को खैर बात कह दिया। अभी मेरा रिश्ता टूटे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि अम्मी ने घर में हलचल मचा दी। अब्बू को दोबारा मेरा रिश्ता ढूंढने का मशवरा दिया और यूं अब्बू के दूर के रिश्तेदार हमारे घर आ गए। जो भी मुझे देखता मेरी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। मैं थी ही ऐसी, हर काम को सलीके से और फुर्ती से करने वाली, जबकि मेरी बाकी बहनें मेरी जैसी बिल्कुल भी नहीं थीं। पूरा खानदान मेरी तारीफें करता था और मेरी बहनों के बारे में बुरा बोलता था, मगर मुझे इस बात पर कोई गरूर नहीं था। मैं अपनी बहनों को अपनी आदत दुरुस्त करने के बारे में वक्तन फवक्तन नसीहत करती रहती थी, मगर मेरे समझाने पर वो चारों कान लपेट लिया करती थी। रिश्ते वाले लोगों ने मंगनी की तारीख रखने का फैसला किया, मगर मेरी अम्मी को बस मेरी शादी की फिक्र थी। उन्होंने लड़के वालों से निकाह की ही डेट मांग ली तो वो सब अम्मी को हैरत से देखने लगे। फिर बोले कि इतनी जल्दी आप सब जहेज कैसे बनाएंगे। ये सुनकर मेरा दिल कांप गया। अब्बू कहने लगे, हम मुनासिब से जहेज देंगे, अपनी हैसियत के मुताबिक। ये सुनकर लड़के की माँ कहने लगी, आय हाय, आपकी बड़ी बेटी की शादी है, जहेज भी ऐसा देना चाहिए ना कि सब लोग जहेज देखकर आशश कर उठें। मैंने तो अपनी बड़ी बेटी को लाखों का जहेज देकर रुखसत किया था, इसीलिए उसकी अपने ससुराल में बड़ी इज्जत है। उस औरत की बातें सुनकर अब्बू का दिमाग घूम गया। वो कहने लगे, हमें ऐसे लोगों को अपनी बेटी नहीं देनी जो जहेज को तकड़ी में रखकर उसके वजन के मुताबिक बहू का मकाम और मर्तबा तय करते हैं। आपने हमारी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह कर ले जाना है, उसे जहेज के एवज खरीदना नहीं है। अब्बू गुस्से में आ चुके थे और यूं बात यहाँ तक पहुँच गई कि वो लोग रिश्ते से इनकार करके यहाँ से चले गए थे। एक बार फिर सब अफसुर्दा हो गए। उस महीने के आखिर में एक और रिश्ता आया, मगर वो लोग जहेज की डिमांड से पहले ही और हमारी गुर्बत को देखकर इनकार करके चले गए। मुझे बहुत दुख पहुंचा था। हमारा घर इतना बुरा नहीं था जितना लोग कहते थे। हमारे पास बस मुनासिब सा सामान था, कम अज कम ना होने से तो बेहतर ही था, मगर वो लोग ये कहाँ समझते थे। अब मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि शादी ही नहीं करूंगी। लोग तो जहेज की डिमांड मुंह फाड़ कर रहे थे। अगर कम जहेज लेकर मैं रुखसत हो गई तो ससुराल वाले तो मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। ये सब मैं सोच ही रही थी जब अब्बू एक और फैमिली को हमारे घर ले आए। वो लोग बड़े अमीर घराने के थे। अब्बू बड़े खुश थे। उन्होंने कहा कि ये अहमद है, मेरे बचपन का दोस्त। कुछ दिन पहले इससे मुलाकात हुई थी, अपने बेटे शहीर के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। मैंने अनायत का बताया तो इसने अपने बेटे के लिए रिश्ता मांग लिया। खैर अब्बू के ये दोस्त बड़े अमीर थे, उन्होंने जहेज की कोई डिमांड नहीं की थी और ये बात मुझे बड़ी पसंद आई। वो लोग जल्दी शादी चाह रहे थे, मगर हैरानी तब हुई जब अम्मी कहने लगी कि हमें भी अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, 1-2 साल का वक्त है हमें। ये सुनकर तो मैं और अब्बू दोनों ही दंग रह गए। पहले तो अम्मी को जल्दी शादी की पड़ी हुई थी, मगर अब अचानक जब इतना अच्छा रिश्ता मिल गया था तो वो जल्द शादी करने से इनकार कर रही थी। जब सबने वजह पूछी तो वो घबरा कर बोली कि अभी इनायत का मास्टर्स रहता है, उसके बाद शादी होगी। ये सुनकर लड़के वालों ने हमें 1-2 साल का वक्त दे दिया। जाते वक्त मेरी होने वाली सास मुझे सोने की अंगूठी और 10,000 रुपये दी गई। बाकी सबको भी उन्होंने पैसे दिए और रिश्ता पक्का हो गया था। जबकि मुझे हैरानी थी कि अम्मी ने झूठ क्यों बोला था। वो तो मुझे पढ़ाने नहीं चाहती थी। जब मैंने इस बारे में अम्मी से पूछा तो वो पहले तो सोच में पड़ गई, फिर कहने लगी, इतने अमीर और पढ़े लिखे लोग हैं वो, हो सकता है कि कभी ऐतराज उठाएं कि तुम्हें कम क्यों पढ़ाया, इसीलिए मैंने सोचा कि अब तुम मास्टर्स कर लो। अम्मी सोच सोच कर बोल रही थी, जबकि मुझे तो दुगनी खुशी मिल गई थी। मैंने खुशी खुशी एमए में दाखिला ले लिया। दूसरी खुशी मुझे ये थी कि एक अच्छे शरीफ और अमीर ख़ानदान में मेरी शादी हो रही थी। अगर ख़ानदान वाले गरीब भी होते तो मुझे मसला नहीं था। मेरे लिए अच्छाई और शराफत सबसे अहम थी। अभी मेरा एमए पार्ट 1 ही पूरा हुआ था कि शहीर के घर वाले निकाह के लिए जोर डालने लगे। उनका कहना था कि रुखसती बाद में होती रहेगी। अम्मी तो कह रही थी कि अभी निकाह नहीं करना, मगर अब्बू के जोर देने पर वो खामोश हो गई। यूँ मेरा और शहीर का निकाह हो गया। मुझे तो शहीर से मोहब्बत हो गई थी। मेरे पास ज़ाती फ़ोन नहीं था, इसीलिए शहीर ने महंगा फ़ोन गिफ्ट कर दिया ताकि मैं उससे बात कर सकूं। मगर मुझे दुख होता जब अम्मी उससे बात न करने देती। वो कहती कि शरीफ लड़कियां रुखसती से पहले शौहरों से बात नहीं करती, और यूं मुझ पर एक और पाबंदी लग गई। अब्बू ये सब नहीं जानते थे। मैंने चुप करके अम्मी की बात मान ली। अब अक्सर शहीर घर आ जाता था और पूछता था कि तुम बात क्यों नहीं करती, तो मैं बहाने बनाती, पार्ट 2 बहुत मुश्किल है, इसीलिए सारा दिन पढ़ती रहती हूँ। अब मैं नोट कर रही थी कि मेरी छोटी बहन अफरा शहीर के आगे पीछे फिरती थी और उससे कुछ ज़्यादा ही फ्री होने की कोशिश करती थी। मैंने अम्मी को बताया तो वो बोली, देखो वो अफरा का बहनोई है, उससे दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं। अम्मी का जवाब सुनकर तो मैं दंग ही रह गई। अगर अफरा की जगह मैं ऐसा करती तो वो मुझे कहती कि शरीफ लड़कियां ऐसा नहीं करती, यानी सारे भाषण और उसूल मेरे ही लिए थे। बाकी चारों बहनों पर कोई पाबंदियां नहीं थी। मैं अपने शौहर शहीर से बात नहीं कर सकती, मगर मेरी बहन अफरा सारी होकर शहीर से फ्रैंक हो सकती है। मेरा दिल टूटा, लेकिन फिर मैंने सोचा
कि माएँ तो बच्चों का भला ही करती हैं, इसीलिए ज़रूर अम्मी भी किसी वजह से ऐसा कह रही होंगी। मेरे दिल में अम्मी के लिए कोई मैल नहीं था। मैं अम्मी से बहुत प्यार करती थी। वक्त आगे को गुजरा। अब अम्मी अक्सर मुझे कहती थी कि शहीर से कुछ पैसे मांग लो, तुम उसकी बीवी हो, तुम्हारा हक है उस पर। मुझे अपनी दवा के लिए पैसों की ज़रूरत है, मेरा नाम लिए बगैर तुम उससे पैसे लो और मुझे दे देना। अम्मी की बात सुनकर मैं परेशान हो जाती, क्योंकि शहीर से इतने पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता था। मगर अम्मी की वजह से मैं सबसे छुप कर उससे पैसे मांगती थी और फिर उन पैसों में से कुछ भी लिए बगैर अम्मी को दे देती थी। जब पैसे चाहिए होते थे तो अम्मी शहीर से खुद मेरी बात करवा देती थी, लेकिन जब मेरा दिल करता था उससे बात करने को तो अम्मी मुझे नहीं करने देती थी। इसी तरह मेरे निकाह को 1 साल गुजर गया। चंद माह बाद रुखसती मुतवक्के थी। आज मेरी सालगिरह थी। शहीर ने मुझे करीबी रेस्टोरेंट में बुलाया था। मैं बहुत खुश थी। अम्मी कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम शहीर से मिल लेना और मैं बाजार से कुछ सौदा ले लूंगी। मैं और अम्मी थोड़ी देर बाद रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गए। शहीर मुझे रेस्टोरेंट के अंदर ले आया, मुझे मेरी पसंद का खाना खिलाया, फिर कहने लगा, तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त तोहफा है, इसे घर जाकर खोलना, इस तोहफे को तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। वो मुझे खाकी रंग का बड़ा लिफाफा पकड़ाते हुए अजीब से लहजे में बोला। मैंने महसूस किया कि उसके लहजे में तंज था। फिर खुद ही ख्याल आया कि शहीर तो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, कई मरतबा वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुका है, फिर वो मुझसे तंज या लहजे में बात क्यों करेगा। खैर, मैं तोहफे के लिए उसकी शुक्रगुजार हुई और फिर अम्मी के साथ घर आ गई। मैंने तजस्सुस से उस लिफाफे को खोला तो दंग रह गई। उसमें एक चेक था जिसमें 10 लाख रुपए की रकम दर्ज थी। इसके अलावा तलाक के कागजात थे। एक खत भी मौजूद था जिसमें लिखा था कि तुम्हारा मकसद पूरा हो गया, इसीलिए अब मेरी जिंदगी में दोबारा मत आना। यह पढ़कर मैं फूट फूट कर रोने लगी। ये कैसा मजाक था? शहीर ने मुझे तलाक क्यों दी थी? मैंने उसे फोन करने की कोशिश की मगर वो गुस्से में था। उसने मुझे बुरा भला कहा और मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं सारा दिन रोती रही थी। अब्बू को पता चला तो वह आग बगोला हो गए। सब लोग शहीर से तलाक की वजह पूछ रहे थे मगर उसने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। काफी अरसा बीमार रही। मैं अक्सर सोचती थी कि शहीर ने मुझे इतने पैसे क्यों दिए थे और वो किस मकसद की बात कर रहा था। अम्मी से इस बात का मैं जिक्र करती तो वो कहती, मुझे तो पहले ही शक था शहीर एक शरीफ इंसान नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी उससे शादी नहीं करना चाहती थी, मगर तुम्हारे अब्बू की वजह से तुम्हारा निकाह करना पड़ा। अम्मी की बात सुनकर मैं सोचने लगी कि शायद वो ठीक कहती थी। शहीर अच्छा लड़का नहीं था, अगर होता तो मुझे नहीं छोड़ता। कुछ वक्त लगा मगर फिर जिंदगी दोबारा मामूल पर आ गई। मेरा मास्टर्स मुकम्मल हो गया था। अफरा भी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुकी थी। अब्बू को मेरी शादी की फिक्र थी मगर मेरी तरफ से अब इनकार था, इसीलिए वो खामोश हो गए। फिलहाल कुछ नहीं कहते थे। मैं नोट कर रही थी कि अफरा आजकल अजीब बर्ताव कर रही थी। उसने अम्मी से पैसे लेकर फ़ोन खरीदा हुआ था। वो किसी लड़के से बातें भी करती और उससे मिलने भी जाती थी। अम्मी को इस बारे में बताने से पहले मैं खुद तहकीक करना चाहती थी। एक दिन मैं अफरा का पीछा करते हुए एक पार्क में चली गई। वहाँ जो मैंने देखा मुझे यकीन नहीं आया। अफरा जिस लड़के के पीछे थी वो कोई और नहीं बल्कि शहीर ही था। दोनों आपस में एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे। ये देखकर मेरा दिल बहुत टूटा। शहीर से मुझे आज भी मोहब्बत थी। काश वो मुझे तलाक ना देता। सबूत के तौर पर मैंने उन दोनों की तस्वीर खींच ली। जब घर आकर अम्मी को सब बताया तो मैं हैरान रह गई। जब अम्मी कहने लगी, अभी खामोश रहो, अफरा खुद ही संभल जाएगी, मगर वो वक्त कभी ना आया। अफरा ने शहीर से शादी करने की जिद बना ली। अब्बू ने तो इनकार कर दिया था मगर अम्मी समझाने लगी कि अगर एक बेटी की शादी हो रही है तो हो लेने दे, अभी आपको पहली बेटी के बारे में भी सोचना है। ऐसे तो हमारी बेटियां सारी उम्र किसी अच्छे रिश्ते के आने के इंतजार में बैठी रहेंगी। शहीर अच्छा लड़का है, अफरा को खुश रखेगा। अम्मी की बातों ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। मेरी दफा तो वो कहती थी कि शहीर अच्छा लड़का नहीं है, मगर जब अफरा की बारी आई तो उनको शहीर अच्छा लगने लगा। मैंने एहतजाज किया मगर अम्मी ने मुझे खामोश करवा दिया। मैं कमरे में चली गई और कुंडी लगाकर रोने लगी। मैं अब थक चुकी थी। आखिर सब पाबंदियां मुझ पर क्यों थी? मेरे लिए और बाकी 4 बहनों के लिए उसूल अलग क्यों थे? जब मैं अजियत से रो रो कर थक गई तो दिल में आया कि हो सकता है अम्मी मुझसे सब बहनों से ज्यादा प्यार करती हैं, इसीलिए वो मेरे लिए ज्यादा हसास हैं। ये सोच आते ही मेरा दिल हल्का हो गया था। मेरे लिए शहीर से ज्यादा अम्मी अहम थी, इसीलिए उनकी खातिर ये कड़वा घूंट पी लिया और उसकी मोहब्बत को दिल में दफना लिया। कुछ ही अरसे बाद अम्मी ने एक मुनासिब सा रिश्ता मेरे लिए ढूंढा। लाख मना करने के बावजूद अम्मी ने मुझे अपनी कसम दे दी, जिस वजह से मैंने हथियार डाल दिए। अम्मी की सब बातें मैं मानती थी तो फिर इसे कैसे न मानती। अफरा और शहीर की शादी से पहले मेरी जिया से शादी हो गई। मेरी खूबसूरती और मेरा सुघड़पन देखकर वो मेरा दीवाना हो गया था।
वो मेरे आगे पीछे फिरता था। उसका मेरे लिए यूं दीवाना होना उसकी माँ बहनों को पसंद नहीं आया। मैं अपना माजी भूलकर जिया को दिल से अपना शौहर तस्लीम कर चुकी थी। अफरा और शहीर की शादी हो गई थी, मगर उन दिनों मैंने तबीयत खराबी का बहाना बना लिया था। मैं उनकी शादी में नहीं जाना चाहती थी। अपने महबूब को किसी और का होता देखना आसान नहीं होता। मेरी और जिया की शादी को 5 माह ही हुए थे जब उसकी माँ बहनों ने हम पर तावीज़ करवाना शुरू कर दिए। वो चाहती थी कि उनका इकलौता बेटा और भाई उनके हाथों से कहीं निकल ना जाए, इसीलिए उन्होंने घर में फूट डलवा दी और मुझे तलाक दिलवाकर घर से निकाल दिया। अब मुझे दुनिया वालों की समझ आई थी कि ये लोग बहू को कठपुतली समझकर ब्याह लाते हैं, इंसान समझकर नहीं। मैं इद्दत में थी और बड़ा रोती थी। मेरे साथ कैसा जुल्म हुआ है। अम्मी तो बस मुझे दिलासे देती थी। वो तो ज्यादातर अफरा और शहीद की खिदमत में ही लगी रहती थी। जब वो लोग घर आते थे तो मैं कमरे में बंद हो जाती थी। मेरी इद्दत खत्म हुई तो साथ ही जिया के लिए दिल में नफरत पैदा हो गई। अगर वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता तो कभी भी अपने घर वालों की बातों में आकर मुझे तलाक नहीं देता। वो तावीज़ असर ही न करते। जिया जैसे लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए, जो माँ बहनों पर अंधा एतमाद करके बीवी के साथ नाइंसाफी कर जाते हैं। एक दिन मैं बाहर निकली तो मेरी नज़र शहीद पर पड़ी। वो मुझे अफसरदा नजर आया। मैं फौरन ही अपने कमरे में चली गई। अगर अम्मी देख लेती तो मुझे लेक्चर सुनना पड़ता। अफरा किसी बात पर शहीद से नाराज होकर घर आ गई थी। अम्मी तो हमें लड़ाई की असल वजह नहीं बता रही थी। मैंने भी ज्यादा ना कुरेदा। मुझे शहीद और अफरा में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। मैं नोट कर रही थी कि शहीद जानबूझकर यहां आ रहा था और चोरी चोरी मुझसे बात करने के बहाने ढूंढ रहा था। उसने मेरे कमरे में कागज भी फेंका कि मुझे अनब्लॉक कर दो, मुझे तुमसे बात करनी है, मगर मैंने उसकी न सुनी और यूं वो जबरदस्ती मेरे कमरे में आ गया। वो कहने लगा, मुझे तुमसे तुम्हारी अम्मी के बारे में जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूं, खुदा के लिए मेरी बात सुन लो। वो मेरे आगे हाथ जोड़कर बोला तो मेरा दिल पिघल गया और मैंने उसे अपनी बात मुकम्मल करने का मौका दिया। मगर इससे पहले कि वो कुछ कहता, अम्मी आ गई, जिस वजह से शहीद चला गया और मुझे अम्मी का लेक्चर सुनना पड़ा कि तुम शरीफ लड़की हो, बहनोई से इस तरह बात नहीं करते, आइंदा उससे दूर रहना। अब वो सिर्फ तुम्हारा बहनोई है, अपनी बहन के घर मत बर्बाद करना। अम्मी की बातें सुनकर मेरे दिल पर एक ज़रब सी लगी। जब अफरा ये सब करती थी तब तो अम्मी कुछ नहीं कहती थी। मैंने अब तक शहीद को अनब्लॉक नहीं किया था क्योंकि मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। उसने मेरे साथ जो किया था वो माफ़ी के लायक नहीं था। उसने जो मुझे 10 लाख दिए थे वो भी मैंने तभी अम्मी को दे दिए थे। मैं पैसों की लालची नहीं थी। एक रात अम्मी मेरे लिए चाय बना लाई, जिसे पीकर मैं सो गई। अब हर रात ऐसा ही होता था। अम्मी मेरे लिए अपने हाथों से चाय बनाकर लाती और मुझे समझाती कि शहीद से दूर रहना। मैं बहुत खुश थी कि अम्मी मुझसे कितना प्यार करती हैं। अब मेरे दिल में अम्मी के लिए जो नाराज़गी थी वो दूर हो गई थी। अफरा अपने घर जा चुकी थी। एक दिन अचानक मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। घर से ही दवा खा ली, मगर इफाका होने के बजाय तबीयत में रोज़ाना ही बिगाड़ता गया। मैं किसी को कुछ नहीं बताती थी, सब गम खुद सह रही थी। जब लोग मुझे देखते तो बातें बनाते कैसे दोबारा तलाक हुई है। घर के जो लोग मेरी पहले तारीफी करते न थकते थे, अब वो लोग बुराई करते थे। मैं सोचती थी कि अच्छा है कि मैं मर जाऊं, कम अज कम इस अजियतनाक और दर्द भरी जिंदगी से तो निजात मिल जाएगी। यूं अपना जी बहलाने के लिए मैं अपनी फूफो के घर रहने आ गई। वहां आकर अचानक ही मेरी तबीयत बिगड़ गई और मैं बेहोश हो गई। जब उठी तो खुद को फूफो के बेड पर पाया। मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या हुआ था, तो वो कहने लगी, बस कमजोरी से तुम बेहोश हो गई थी। मैंने उन्हें अपने दुख गिनवाए और कहा कि इतने दुखों का बोझ इंसान को थका देता है। फुप्पो ने एक डब्बी निकाली जिसमें तेल था। वो बोली, ये तेल एक खास किस्म की जड़ी बूटी का है। इसे नाक में लगाने से पूरे बदन समेत दिलो दिमाग को सुकून मिल जाता है। फुप्पो की बात सुनकर मैंने कहा, मुझे इसकी अशद ज़रूरत है। मैं अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहती हूँ। यूं फुप्पो ने मेरी नाफ में उस तेल की चंद कतरे डाल दिए, जिसके बाद मुझे सुकून की नींद आ गई। नाफ में तेल डालने के जो फवायद थे वो मैंने डॉक्टर से भी सुन रखे थे। खैर अगले दिन ही मैंने अपने घर वापस आने का सोचा। फुप्पो के घर मेरा दिल नहीं लग रहा था। जब घर वापस आई तो अफरा आई हुई थी। मैं अब उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी। कुछ दिन बाद जब शहीर उसे लेने आया तो मैं दोबारा फुप्पो के घर आ गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं शहीर की शक्ल भी देखूं। फुप्पो मुझे दोबारा देखकर बहुत खुश हुई और बोली, तुम जब चाहो मेरे घर आ सकती हो। मैं सोचने लगी कि मेरी फुप्पो कितनी अच्छी थी। उस रात भी उन्होंने मेरी नाफ में तेल के चंद कतरे डाल दिए। मैं सुकून में आ जाती थी तो नींद भी अच्छी आती थी। ये तेल मुझे बड़ा फ़ायदेमंद लग रहा था, क्योंकि इसकी वजह से मेरी क़ुव्वत मुदाफ़ियत काफ़ी बेहतर हुई थी। जिस तरह मैं पहले बीमार रहती थी अब वैसा मामला नहीं था। मैंने अम्मी से कहा था कि मैं 3 दिन फुप्पो के घर रहूँगी, मगर अगले दिन फुप्पो को इमरजेंसी अपनी बेटी के ससुराल जाना पड़ा तो मैं भी घर के लिए निकल गई।
चाबी से ताला खोलकर मैं घर में आई तो देखा कि शहीर, अम्मी और अफरा कमरे में किसी बात पर ऊंची आवाज में बहस कर रहे थे। मेरे कानों में उनकी आवाजें पड़ी तो मैं एक जगह साकत रह गई। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। जो मैंने सुना था मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं उल्टे कदम वहां से भागी। दिल किया कि खुदकुशी कर लूं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैंने फैसला कर लिया था कि अब कभी उस घर में वापस नहीं आऊंगी। सारा दिन एक पार्क में सर्दी से ठिठुरते हुए गुजारी और रात को मैं फूफू के घर वापस आ गई क्योंकि वो घर आ चुकी थी। मेरी हालत देखकर वो कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ है, रोई क्यों हो? मगर मैंने उन्हें कुछ न बताया। बताने की हिम्मत ही नहीं थी। उस रात फूफू बोली, आओ मैं तुम्हें तेल लगा देती हूँ, उससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। ये सुनकर मैंने इनकार कर दिया और बोला, फूफू मुझे इसी अजियत के साथ मर जाने दे, मैं जीना नहीं चाहती। मैं फूट फूट कर रो पड़ी तो उनका रंग फक पड़ गया। वो कहने लगी, अगर तुमने ये ना लगवाया तो जहर का असर बढ़ता जाएगा और तुम मर जाओगी। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि वो किस जहर की बात कर रही थी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, पहले तुम बताओ कि क्या हुआ है। इनायत मेरी जान, मैंने रो रो कर उनको बताया कि अम्मी ने मेरे साथ क्या किया है। मैं जब घर गई तो मैंने उन लोगों की बातें सुनी थी। मुझे मालूम हुआ कि अम्मी ने ही शहीर को मेरे खिलाफ भड़काया था कि मैं पैसों की लालची हूँ, इसीलिए शहीर से शादी की। वो मुझसे जानबूझकर शहीर से पैसे मांगने को कहती थी ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। वही अफरा को शहीर के आगे पीछे फिरने का कहती थी। उनका मकसद मुझे शहीर से तलाक दिलवाकर अफरा की शादी करवाना था और उनका मकसद पूरा हो गया। मगर शहीर अम्मी से लड़ रहा था कि आपकी बातों में आकर मैंने इनायत को तलाक दी। अब मुझे समझ में आ गया है कि इनायत सच्ची थी और आप सब झूठे हैं। मैं अब भी इनायत से प्यार करता हूँ और अब मैं आप जैसे लालची लोगों की असलियत पूरे खानदान को बताऊंगा। मैंने सब कुछ पप्पू को बताया कि अम्मी ने जानबूझकर मेरी शादी जिया जैसे इंसान से करवाई थी ताकि शहीर मुझे सच न बता सके। फुप्पू से मैंने पूछा कि अम्मी ने मेरे ऊपर इतने जुल्म क्यों किए। ये सुनकर वो बोली, इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी सगी नहीं, सौतेली माँ है। फुप्पू का इंकिशाफ सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो कहने लगी, तुम्हारी पैदाइश के बाद भाभी की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्होंने मुझसे और भाई से वादा लिया था कि वो दूसरी शादी कर लेंगे और तुम्हें कभी पता नहीं चलने देंगे कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, क्योंकि तुम्हारी माँ जानती थी कि माँ के दुनिया से जाने का दुख कैसा होता है। वो तुम्हें इस दुख के सहारे जिंदगी गुजारने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने हमसे वादा लिया और भाई समेत मैंने तुम्हें यह हकीकत कभी नहीं बताई। मगर जब कुछ अर्सा पहले मैं तुम्हारे घर रहने आई थी तो मैंने तुम्हारी सौतेली माँ को तुम्हारे चाय में स्लो पॉइजन मिलाते देख लिया था। मैंने ये बात तुम्हारे अब्बू को बताई, लेकिन वो उल्टा मुझसे नाराज हो गए कि तुम मेरी बीवी पर इल्जाम लगा रही हो। भाई तो पहले ही मुझे पसंद नहीं करते थे क्योंकि मैंने भागकर शादी की थी। तुम भी अपनी माँ से बड़ा प्यार करती थी, इसीलिए तुम भी मेरी बात का यकीन न करती। मैंने भाभी को वार्न किया तो उन्होंने कहा कि अब वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगी। उस दिन जब तुम मेरे घर में बेहोश हो गई थी तो मैंने डॉक्टर को घर बुला लिया था। तुम्हारा मुआयना करने के बाद पता चला कि तुम्हें अब भी जहर दिया जाता है। मुझे तुम्हारी सौतेली माँ पर अफसोस हुआ कि मेरी धमकी के बावजूद वो इस काम से बाज नहीं आई। यूं मैंने इस जहर के तोड़ के लिए एक बड़े पहुंचे हुए हकीम से जड़ी बूटी तैयार करवाई और उसे तुम्हारी नाफ में डालती रही ताकि तुम उस जहर के असर से महफूज रहो। मैं पप्पू की बात सुनकर रोते हुए उनके गले से लग गई। अब मुझे समझ में आया था कि मेरी अम्मी मेरे साथ कितने धोखे कर चुकी थी। वो चारों अम्मी की सगी बेटियां थीं, इसीलिए उन्होंने उनको मलिका की तरह रखा था। मैं सौतेली थी, इसीलिए मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती थी और पाबंदियां लगाती थी। वो चारों बहनें और मेरी सौतेली माँ पैसों की लालची थी, इसीलिए तो अम्मी शहीर से मेरी शादी नहीं करवाना चाहती थी। वो चाहती थी कि उनकी बेटी और वो पैसों पर ऐश करें, इसीलिए मुझे शहीर से तलाक दिलवा दी। रो रो कर मेरी बुरी हालत थी। मुझे पुरसुकून करने के लिए फुप्पो ने मेरी नाफ में तेल के चंद कतरे डाल दिए थे, जिसके बाद मुझे एकदम नींद आ गई थी। मगर मैं नींद में महसूस कर सकती थी कि मेरे सोने के बाद घर में कोई लड़का आया था और वो मेरे कमरे में ही मौजूद था। फुप्पो उससे कुछ बातें कर रही थी। मैंने हिम्मत की और आंखें खोलकर देखा तो उसे देखकर होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़का शहीर था। वो मेरे साथ बैठ गया और मेरे आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। मैं भी रो पड़ी और उसे माफ कर दिया। फुप्पो ने ही उसे यहाँ बुलाया था। शहीर मेरी सौतेली माँ बहनों की असलियत जान चुका था, इसीलिए उसने बहुत जल्द अफरा को तलाक दे दी। अम्मी की असलियत मैंने और फुप्पो ने शहीर के साथ मिलकर अब्बू को बता दी थी। अब्बू ने फौरन मेरी शादी शहीर से करवा दी और अम्मी को बहुत बुरा भला कहा। मैं शहीर के साथ उसके घर इज्जत के साथ रहने लगी। मैं बहुत खुश थी। मेरे सब्र का मुझे सिला इस कदर खूबसूरत मिला था। मैंने मोहब्बत की वजह से शहीर को माफ़ कर दिया था। वो भी कभी मुझे अपने दिल से नहीं निकाल पाया था। शहीर और उसके घर वाले वाकई शरीफ और अच्छे इंसान थे। कुछ अरसे बाद मैं अपने पुराने मोहल्ले के करीब से
शहीद की गाड़ी में बैठकर जा रही थी जब सड़क पर एक फकीरनी पैसे मांगती नजर आई। मैंने उसके हाथ में अपना और शहीद का सदका रखा तो ये देखकर होश उड़ गए कि वो औरत तो मेरी सौतेली माँ थी। मुझे मालूम पड़ा कि चारों बहनों ने मिलकर सौतेली माँ पर जुल्म करके उनको घर से निकाल दिया था। मुझे अम्मी ने पहचान लिया था। वो मेरे आगे हाथ जोड़कर माफिया मांगने लगी कि मैंने अपनी बेटियों के लिए सब कुछ किया, तुम्हारे साथ गलत किया, मगर मुझे उसका ये सिला मिला कि उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया। वो रो रही थी। मैंने उनको माफ कर दिया, मगर इस बार मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकती थी, इसीलिए उनको ढेर सारे पैसे दे दिए ताकि वो खुद अपना बंदोबस्त कर लें। उसके बाद मैं और शहीर फूफू के घर चले गए, क्योंकि अब अब्बू भी उन्हीं के साथ रहते थे। हम सब एक साथ बहुत खुश थे और वो सब लालची लोग आज अजियत में थे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।